गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम इन बीपीएससी गुरु। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जीएस पेपर 2 का इकोनॉमी सेक्शन से संबंधित एक मॉडल आंसर को देखा था, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास ऐसा ईमेल आ रहा था कि जैसे आप टॉपिक अगर पढ़ाते हैं तो वैसी स्थिति में तो फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है, वैसी स्थिति में आप डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन इसी को जब क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर पूछा जाता है तब फिर उसका हम आंसर को किस प्रकार से फ्लो चार्ट डायग्राम पर दिखाएं ताकि मेरा वैल्यू एडिशन आंसर में हो सके। यह बात एकदम उचित सा प्रतीत होता है, क्योंकि जब किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता है तो टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब उसी को प्रश्न पूछा जाता है तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना सारा क्वेश्चन करवा दूंगा जो 66 बीपीएससी के जो कमिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, चाहे वह आईआर का हो या फिर इकोनॉमिक्स का हो या फिर ज्योग्राफी का हो या फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो या फिर आपका पॉलिटी का हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इवन आपको यहाँ तक कि आपका अगर स्टैटिक्स का क्वेश्चन आए वह भी नहीं छूट पाएगा। तो चलिए इसी को हमने डिस्कशन को आगे बढ़ाया है, यानी कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन को देखा था, आज मैं सेकंड क्वेश्चन को ला रहा हूं। तो उस क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने का सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। देखिए, यह क्वेश्चन इस बार के कमिंग एग्जाम में वीवीआईपी है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी वाकिफ़ है कि एग्रीकल्चर में 3 फॉर्म बिल लाया गया है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट व्यापक पैमाने पर देखने को मिल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते इस क्वेश्चन से, हालांकि इसके लिए हम प्रीवियस वीडियो में टॉपिक पढ़ाए थे अवश्य एग्रीकल्चर से संबंधित, आप चाह सकते हैं तो वहां से एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ रहता है, आप उन सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। यदि उस टॉपिक को आपने गहनता से समझा है, पढ़ा है, और इस क्वेश्चन को आप यदि बनाते हैं और इन दोनों को कम्युनिकेशन अगर कर दिया जाए तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो छूटने की संभावना बहुत कम है। अगर इन्वायरमेंट से जोड़कर पूछा जाएगा तो वहाँ से क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। यदि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाए जिसकी संभावना सर्वाधिक है, इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सीधा सीधी आप आंसर को एक बार अभ्यास कर लें ताकि आपके मेमोरी में हो जाए और क्वेश्चन को सीधे सीधे आप आंसर में लिखें। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 बात किया गया है। भारतीय कृषि के प्रमुख समस्याएं, अब प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में 3 प्रमुख समस्या कृषि के क्षेत्र में कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, उस पर प्रकाश डालना है। अब क्वेश्चन में पूछता है इन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। अब देखिए यहाँ पर यानी कि जो समस्या है उसका निराकरण कैसे किया जाए, यह बात आपसे पूछ रहा है। यह सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साथ ही भारतीय कृषि विकास के लिए, यानी जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर गवर्नमेंट ने क्या प्रयास किए हैं, यानी कि सरकार ने कौन से कार्यक्रम को चलाए हैं, आपको उसको बताना है। तो हम जानते हैं कि यह 3 पार्ट तो क्वेश्चन का हुआ, और हम जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए क्वेश्चन को प्रत्येक पार्ट को हमको पढ़ना है और की पॉइंट को आपको पहले छांटना है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग को आंसर करना है। तो हमने 3 की पॉइंट को देख लिया, लेकिन हम यह भी बताते हैं कि जब भी आप आंसर को लिखें तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड दें, पृष्ठभूमि दें, जिसको कहते हैं या संदर्भ कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, या फिर चर्चा में क्यों रहा, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको देना ही देना है। और हम यह भी बताते हैं कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको निष्कर्ष जरूर देना है। साथ ही हम यह भी बताते हैं कि आप अपना तरफ से कुछ सजेस्टिव पॉजिटिव मेजर आप बता सकते हैं। अब इसमें जो सजेस्टिव मेजर आगे की जो राह हम बोलते हैं, जब उसको देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से यह फीलिंग होगा कि जो भी समस्या है उसका निराकरण के लिए सरकार ने तो प्रयास कर रही है, लेकिन हम क्रिटिकली रूप से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, सरकार की थोड़ी सी आलोचना करते हुए हम सजेशन कर देते हैं, तो उसी को बहुत बेहतर माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर, यहाँ पे टॉपिक बना देंगे, पृष्ठभूमि देख लेंगे, भारतीय कृषि की क्या स्थिति है, उसके बाद हम देख लेंगे कि भारतीय कृषि में कौन सी समस्या है, समस्या का समाधान क्या है, सरकार की प्रमुख कार्यक्रम क्या है, आगे की राह क्या बता सकते हैं और निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि में हम
बता रहे हैं कि गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दुगना, अब किसानों की आय दुगना कब तक करना है? 2022 तक। एक शब्द आप चाह सकते हैं तो यहाँ जोड़ सकते हैं कि किसानों की आय दुगना 2022 तक, कोष्ट में दे सकते हैं 2022 तक करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम सुधार। आवश्यक वस्तु अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट रिफॉर्म, इसमें सुधार किया गया है। इसको लेकर भी काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरी बात है कि कृषि उपज विपणन समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, APMC। और तीसरा जो है अनुबंध कृषि, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। यह 3 हमारा पृष्ठभूमि। अब देखिए, भारतीय कृषि की स्थिति अर्थात आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि बनी हुई है। आप लोग सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है और देश की आबादी में 48% लगभग आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पर आपका वैल्यू एडिशन मिलता है। यह प्रश्न में तो यह दोनों में से कोई भी नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लिख रहे हैं ताकि उनको अट्रैक्ट करें, आप आंसर पढ़ने के लिए मजबूर कर दें। तो यहाँ पर और जो भी बात आप बोले ऑथेंटिक सोर्स से बोले, जैसे कि आर्थिक सर्वे इंडिया का जो कहता है कि भारत की आबादी का लगभग 48% आज भी लोग कृषि कार्य में संलग्न है, अर्थात रोजगार के साधन 48% लोगों को कृषि प्रदान करता है। और इसके बावजूद देखिए, 48% हमारे देश के लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं, इसके बावजूद कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्र GDP में 40.1% कंट्रीब्यूशन करता है। यह भी हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, यह इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बोल रहा है। अगर अब इसी में कोस्ट में थोड़ा सा आप कर दें, बिहार के संदर्भ में जरूर जोड़ें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप BPSC के एग्जाम लिख रहे हैं तो बिहार के कंटेक्स्ट में आप जरूर क्वेश्चन में पूछा जाए अथवा नहीं पूछा जाए, आप अवश्य 2 लाइन में जोड़ने का प्रयास करें। अगर बिहार की बात की जाए तो लगभग 76% कुल आबादी का एवं GDP में योगदान जो है 90.1%, 90.7%, यानी कि 19% के अराउंड या 20% कह सकते हैं, 19.7% है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत के GDP में 14.1% और इन बिहार के GDP में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 19.7% है। और आबादी बिहार के 76% एग्रीकल्चर पर निर्भर है, और जबकि देश की आबादी 48% एग्रीकल्चर पर निर्भर है। अब यह क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम फिर भी बताएं, तभी तो पंडित नेहरू जी ने इस संदर्भ में कहा था। अब एक कोटेशन यूज कर दीजिए कि तभी तो पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, कि सभी कार्यों की प्रतीक्षा की जा सकती है लेकिन कृषि का नहीं। अर्थात सभी कार्य को उपेक्षा किया जाए लेकिन कृषि को उपेक्षा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, अब प्रश्न में तो यही पूछा गया था इसी पार्ट को कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। अब हेडिंग आप बना देंगे और इसमें देखिए पॉइंट वाइज लिखिएगा। जोत का आकार छोटा होना, बलपूर्वक विक्रय करवाना, कृषि की भूमि की कमी होना, इसके बाद कृषि के निवेश में कमी होना, और भी पॉइंट है हम नीचे लिखे हैं। अब सबको एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। जैसे कि पहला है कि जोत के आकार का छोटा होना। देखिए, औसतन अगर 2010-11 में बात किया जाए तो जोत का आकार 1.2 हेक्टेयर था, और 1.2 हेक्टेयर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और वहीं वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो 1.08 हेक्टेयर हो गया, लगभग 1 हेक्टेयर के करीब हो गया है, जोत का आकार हो गया है। आप समझ सकते हैं कि जब जोत का आकार छोटा होता है, इसका कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र बढ़ोतरी हो रही है। तो आप लिख दें, तो यह पॉइंट आप बता दिए कि समस्या क्या है एग्रीकल्चर में। दूसरी समस्या क्या है कि बलपूर्वक विक्रय। देखिए, तुलनात्मक रूप से छोटी जोत हमारे देश में लगभग अधिकांशतः तो जोत है छोटी ही। और अगर मैं बात करूं स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में, तो बिहार में लगभग 93% जो एग्रीकल्चर में लोग संलग्न हैं और वह सीमांत या छोटे किसान हैं। यानी कि कुल भूमि का 93% जो लोग यूज करते हैं और वह सीमांत या छोटे किसान, यानी सीमांत किसान वैसे होते हैं जिनकी जोत के आकार 2 हेक्टेयर से कम होता है। आप समझ सकते हैं कि 93.4% लगभग हमारे बिहार में। और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात किया जाए तो लगभग 76% के अराउंड, 74 कहीं 76 दिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब इसके कारण क्या होता है कि तुलनात्मक रूप से छोटी जोत होने के कारण प्रति इकाई उत्पादन भी कमी होगी, क्योंकि उसमें तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और जिसके कारण क्या होगा कि सीमांत
का जो सीमांत जो किसान हैं वो प्रायः मजबूरन अपनी उपज को बेचने के प्रति क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। और यह विशेष रूप से उन राज्यों में देखा जाता है जहां पर एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी यानी कृषि विपणन जो समितियां होती हैं, वह मंडियों का नेटवर्क जहां पे कमजोर होता है वहां पर किसान मजबूरन रूप से अपने वस्तु को कम प्राइस पर बेचते हैं। अगर मैं तीसरी बात करूं तो मेरा है कि कृषि भूमि की कमी। देखिए, कृषि भूमि की कमी, आपको लग रहा होगा कि सब तो एक ही पॉइंट है, कृषि जो होती है कि छोटे होना, बलपूर्वक विक्रय करवाना, इसका भी नहीं। देखिए, सब अलग अलग पॉइंट है। कृषि भूमि की कमी के कारण क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पर विनिर्माण कार्य, अब देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दुरुस्त करना है, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात किया जाए या हॉस्पिटल निर्माण की बात किया जाए या फिर हम अगर स्कूल निर्माण की बात किया जाए और भी एक्टिविटी, डैम निर्माण की आप बात कर लें, तो इसके कारण क्या हो रहा है, कृषि भूमि पर ही तो इन सभी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जहां कृषि जोग भूमि 2010-11 में 159.5 मिलियन हेक्टेयर, एमएच के मतलब होता है मिलियन हेक्टेयर थी, वहीं आज अगर बात किया जाए तो लगभग 154 मिलियन हेक्टेयर हमारे देश की कुल कृषि योग्य भूमि है। अर्थात देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों में कितना भूमि का कमी आ गया है कृषि जोग भूमि में। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कृषि में एक समस्या है। फिर कृषि में निवेश की भी कमी है। देखिए, अर्थव्यवस्था में कुल जो सकल पूंजी निर्माण हो रहा है, अगर उसकी प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में जो निवेश हो रहा है वह मात्र 6.5% के अराउंड होता होगा, यानी सकल पूंजी निर्माण का मात्र 6.5%। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यह जो यह जो आपको डेटा जो दिया जा रहा है 6.5%, यह इकोनॉमी सर्वे का नहीं, एक हाल में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग इस बात को कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट वन होगा कि आधुनिक तकनीक तक पहुंच का अभाव। हम जानते हैं कि भारत के जो विशाल ग्रामीण क्षेत्र में छोटे और लघु किसान होते हैं और उन जोत धारकों को तकनीकी का प्रयोग के प्रति आज भी क्या है, उदासीन है। साथ ही उनको पूंजी का भी कमी है, तकनीक का क्या इस्तेमाल करेंगे। तीसरी, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो एमएसपी तक सभी तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, जिसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जनरेट हो रखा है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी लोगों को पहुंच नहीं हो पाता है। सरकार कृषि व किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए एमएसपी का निर्धारण जरूर करती है, और लेकिन बहुत कम किसान ऐसे होते हैं जो इसका लाभ ले पाते हैं, जिसके कारण भी क्या है, कृषि में एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं बात करूं संस्थागत रूप से ऋण का न मिल पाना, अब देखिए इंस्टीट्यूशन से ऋण नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे किसान या खेतीहर, और वह साहूकार के पास जाएंगे और साहूकार के उच्च ब्याज पर अपना ऋण लेंगे, और या फिर वो के महाजनी के पास जाएंगे जहाँ पे उच्च इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाता है। तो मात्र एक रिपोर्ट यह बताता है कि देश में मात्र जितने भी छोटे किसान हैं उसका मात्र 30, हमारे देश में अधिकांशतः किसान तो छोटे ही हैं, और उसका 30% ही मात्र किसान को संस्थागत रूप से ऋण मिल पाता है। और खेतीहर की बात किया जाए, यानी जो बटाईदार पर खेती करते हैं, उनमें से मात्र 60% लोगों को संस्थागत रूप से ऋण मिल पाता है। देख सकते हैं कि कंडीशन कितना खराब है। तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा डिस्ट्रेस है। अगर मैं बात फिर करूँ आगे की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्या कर रही है सरकार, बहुत कम खर्च कर रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि शोध कार्य जब नहीं होगा तो क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड का निर्माण नहीं होगा, यानी कि जलवायु के अनुकूल सीड्स का निर्माण नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो कृषि के रूप में क्या होगा, पिछड़ेपन होगा। देखिए, जब आप समस्या जान गए तो समस्या का समाधान तो करना बहुत आसान है। पहले समस्या फाइंड आउट करना आपको थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था। अब जब समस्या जान गए तो उसी को समाधान कर देना है। तो सिंपल हम लिख देंगे पॉइंट वाइज में। देखिए, चूंकि आंसर को जब भी लिखें तो अब देखिए पैराग्राफ में कहाँ यूज़ करना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे पॉइंट में लिखना है, किस तरह से डायग्राम बनाना है, इन सभी को फ्लो चार्ट पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बताया जा रहा है। शॉर्ट में भी बताया जा रहा है, लॉन्ग में भी बताया जा रहा है, पृष्ठभूमि भी बताया जा रहा है, सजेशन भी बताया जा रहा है। तो देखिए, पहला पॉइंट होगा समस्या के समाधान में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक खर्च किया जाए, चूंकि कम खर्च किया जा रहा था ताकि क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड्स का निर्माण हो सके। जो समस्या था उसी का समाधान हमने बता दिया। दूसरा, संस्थागत रूप से सभी कृषकों को, चाहे वो खेतीहर हों अथवा सीमांत कृषक हों, सीमांत कृषक ही क्यों ना हो, उनको सभी को क्या, या तो सहकारी का मतलब होता है कोऑपरेटिव, अथवा सरकारी संस्था यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कम इंटरेस्ट रेट पर ब्याज पर क्या मिल सके, ऋण मिल सके, ताकि वह किसी भी साहूकार अथवा महाजनी के चंगुल में न फंसे और उनको उच्च इंटरेस्ट रेट पर ऋण न लेना पड़े। तो कृषि में समस्या का समाधान हो सकता है। फिर हम आगे बता सकते हैं कि बेहतर सिंचाई की व्यवस्था के लिए कृषि की सब्सिडी जो है
आधारित बिजली दिया जा सकता है, यानी कि बेहतर अगर इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा तो निश्चित रूप से कृषि कॉस्ट कम होगा और किसान निश्चित रूप से अपने कृषि कार्य में संलग्न होंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको सब्सिडाइज बिजली देना पड़ेगा, उसके बाद पंप सेट आदि पर क्या देना पड़ेगा, आपको सब्सिडी देना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है, तो यहाँ सभी कृषकों तक पहुँच सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई तकनीक अपनाया जाए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस करने के लिए एक आप शब्द यहाँ इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक का अगर इस्तेमाल किया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। ये छूट गया है लिखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का, और उचित निर्धारण इसका भी होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो भूमि जोत के आकार में जो कमी आ रही है उसको रोकने के लिए आप चकबंदी सिस्टम को लागू कर सकते हैं। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है तो उसको जागरूकता फैलाकर कि जनसंख्या से होने वाले नकारात्मक चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूक अवेयर बना सकते हैं, कुछ इंसेंटिव दिया जा सकता है यानी कुछ छूट दिया जा सकता है, और ऐसे आधार पर भूमि जोत के आकार को छोट होने से रोका जा सकता है। इसके बाद जो देखिए उर्वरक सब्सिडी एक बहुत बड़ा ये अभी विवादास्पद चीज़ है कि उर्वरक आधारित कृषि जो संस्था है उसमें चेंजिंग लाया जाए, यानी कि उर्वरक के स्थान पर जैविक कृषि को प्रमोट किया जाए और किसान को इसको लेकर कुछ सब्सिडी दिया जाए। बिहार सरकार ने प्रति हेक्टेयर 7500 रुपया किसान को जैविक कृषि करने के लिए प्रदान करती है, उसी प्रकार से देश स्तर पर भी प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा लागत की कम करने के लिए क्या किया जाए कि कुछ न कुछ इंसेंटिव दिया जाए। इसके अलावा मृदा जो क्षरण होती है वह भी इस समस्या से समाधान हो जाएगा, क्योंकि जब उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग होता है तो मृदा की क्षरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मृदा लिंचिंग हो जाता है, मृदा की प्रोडक्टिविटी भी कम जाती है। तो इससे भी क्या होगा, समस्या का समाधान होगा। और एक हम जीरो बस्टिंग फार्मिंग को अपना सकते हैं। देखिए जीरो बस्टिंग फार्मिंग को जो पहला बार व्यक्ति अपनाने वाला है वह सुभाष पालेकर इसके जन्मदाता माने जाते हैं। सुभाष पालेकर कर्नाटक के थे, इन्होंने जीरो बजटिंग फार्मिंग यानी कि जीरो कॉस्ट पर कृषि को उत्पादन करना। अब अगर मैं बात करूं कि कृषि के साथ जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा सुझाव आपका समस्या समाधान में, कृषि के साथ साथ लाइव स्टॉक। अब देखिए कृषि एग्रीकल्चर पर सिर्फ निर्भरता रहने पर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि मछली उत्पादन आपको कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर की समस्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखिए मेरा प्रश्न में था कि सरकार की प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, तो आप पहला लिख सकते हैं इस प्रकार से कि मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016। इसमें क्या है कि इसमें न सिर्फ भूजतकों को बल्कि लीज प्राप्तकर्ता को भी ध्यान रखा गया है, यानी जो बटाईदार होते हैं भूधारक वैधानिक रूप से कृषि को संबंध के क्षेत्रों के लिए आपसी सहमति कर भूमि को लीज पर दे सकते हैं। और जो लीज प्राप्त करता है यानी कि जो खेतिहर मजदूर हैं उनको संस्थागत रूप से ऋण भी देने का प्रावधान है, इंश्योरेंस आदि का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आवश्यक वस्तु सुधार अधिनियम, इसी को लेकर तो सारा विवाद खड़ा हो रहा है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, इसमें सुधार किया गया है। तो यह भी किसानों की स्थिति सुधार करने के लिए लाया गया है। अब कोई भी वस्तु को बड़े पैमाने पर स्टॉक किया जा सकता है, और यह कानून उस समय लाया गया था जिस समय हमारे देश में क्या था, खाद्य संकट था, यानी कि फूड स्कार्सिटी थी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि कमी, स्कार्सिटी बहुत कमी थी। वर्तमान समय में तो चावल का हम सबसे बड़ा निर्यातक बन गए हैं और फूड प्रोडक्शन के मामले में हम चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इस कानून को समाप्त करने की आवश्यकता थी, इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही किया। दूसरा अगर बात किया जाए कृषि उपज विपणन समितियां यानी एपीएमसी एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी, इसमें क्या है कि अब इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी उपज को, पहले क्या होता था कि मंडी में ले जाना पड़ता था और वही मंडी में ले जा सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मंडी चार्ज देना पड़ता था और वहाँ क्या होता था कि उनको ले जाने में खर्च देना पड़ता था। रजिस्टर्ड मंडी में ही ले जा सकते हैं जहाँ आप ऑथराइज्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों को चंगुल में फंस जाते, किसान क्या होता था, साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे और वहाँ मंडी जो क्रेता विक्रेता होते थे और वह क्या करते थे कि एक अपना कार्टेल बना लेते थे और किसानों को चूसते थे। तो इससे क्या मिला, निजात मिला, एमएसपी पर अब अधिक प्राइस मिल पाएगी। तो इसको लेकर भी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। हालांकि
अब अगर मैं बात करूं अनुबंध कृषि, तो अनुबंध कृषि इसके तहत कृषक और व्यापार के मध्य क्या होगा, उपज को पहले ही समझौता हो जाएगा। देखिए कृषकों के मन में एक यह भी डर रहता है कि यदि हम अधिक उपज कर दें तो हमारा फसल कौन खरीदेगा। तो अब यह अगर सिस्टम लागू हो गया तो इससे कृषकों के मन से भय समाप्त हो जाएगा। हालांकि कुछ इसके कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन हमको बताना है कि सरकार कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, हालांकि उपरोक्त तीनों कृषि कानून को लेकर बड़े पैमाने पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके तहत बहुत कम प्रीमियम पर किसानों को फसल के बोने से पूर्व और फसल बोने के बाद अगर किसी भी प्रकार का अगर आपदा आता है तो यह किसानों को सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत क्या करेगा, तकनीक का इस्तेमाल करके परीक्षण कर लेगा कि कितना फसल की बर्बादी हुई है, कितना फसल नहीं बोया गया है क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर अन्य आपदा के कारण। तो इसमें जैम एक तकनीक इस्तेमाल किया गया है, जन धन आधार मोबाइल। इससे क्या होगा, किसानों को इंटरलिंक कर दिया जाएगा और उनके सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत आप जानते हैं कि प्रत्येक किसान को जो रजिस्टर्ड हैं उनको 4 माह पर प्रति 2000 किस्त के रूप से 6000 रुपया प्रदान किया जाता है। इससे कृषि में निश्चित रूप से डिस्ट्रेस को कम किया जा सकता है। अब बात किया जाए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना, इसके तहत मृदा को क्या किया जाएगा, जांच परीक्षण किया जाएगा। उन्हीं मृदा को जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, इन सब चीज़ों को पता लिया जाएगा जिससे कि मृदा की प्रोडक्टिविटी बना रहे और मृदा का डिग्रेडेशन ना हो सके। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या है कि कृषि फैसिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत नाबार्ड के द्वारा ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो यह सब चीज़ है। अब देखिए चूंकि समय कम है, इसके वजह से हम पॉइंट वाइज में लिख रहे हैं। अब बात किया जाता है राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम भी एक लाया गया है। अब मंडी में क्या होगा, किसान अपनी फसल को बेच सकेंगे। इसके लिए ई नैम प्रोजेक्ट, ई नैम, इसमें किसानों को आपस में मंडियों को बारे में जानकारी दिया जाएगा। फिर जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन एक सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है ताकि जैविक कृषि को प्रमोट किया जाए। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना भी लाया गया है ताकि जो परंपरागत कृषक हैं उनको कुछ वैल्यू एडिशन प्रदान किया जाए ताकि अपनी उपज को अधिक लाभ कमा सके। तो आपने देखा कितना सारा हम कार्यक्रम के बारे में जिक्र कर दिया जो सरकार ने कृषि के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं ताकि कृषि की समस्या को दूर किया जा सके। यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है जो अधिकांशतः दोस्तों के द्वारा नहीं किया जाता है वह यह है कि सजेशन आप जरूर बताएं। क्वेश्चन तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन क्वेश्चन को जो मेन पार्ट है आप यहाँ से बताएं। देखिए 2-4 पॉइंट आप बता दीजिए कि पहला मेरा पॉइंट होगा कि यदि भारत को खरीद आधारित सहायता प्रणाली समाप्त करना है, यानी भारत अगर चाहता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है कि खरीद आधारित अगर सहायता प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, तो एक अधिक आकर्षक यानी इससे भी बेहतर आपको सहायता योजना की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे यानी कि आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा और इसके लिए निजी और सार्वजनिक निवेशकों को बढ़ावा देना पड़ेगा। न सिर्फ सार्वजनिक यानी न सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टर बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टर की भी आवश्यकता होगी, यानी पीपी मॉडल को लागू किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया जाए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को जो दिए जाने वाले प्रोत्साहन के कारण कई राज्यों में कृषि के क्षेत्र में होने वाली जो खर्च है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इसकी भरपाई कर दे, तो राज्यों को ऐसी योजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता में केंद्र सरकार वृद्धि कर दे। फिर हम सजेशन के तौर पर यह भी दे सकते हैं कि जो यहाँ पर कम उत्पादकता वाले जो क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो फसल है उस पर केंद्रीय अनुसंधान के माध्यम से क्या किया जाए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए और बेहतर बीज विकसित किया जाए। जो जलवायु परिवर्तन के कारण जहाँ पर उच्च तापमान के कारण क्या हो पाता है कि चुनौती का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर उपज कम हो पाती है, तो ऐसा सीड्स निर्माण किया जाए जो क्लाइमेट रिजिलियंट हो यानी कि जलवायु के अनुकूल हो। तो यह भी महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकता है। फिर हम जो लास्ट वन पॉइंट होगा जिसको लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है और उसी को हम काउंटर कर रहे हैं सजेशन के तौर पर कि कृषि के क्षेत्र में जो संबंधित समस्याएं और मुद्दे हैं उससे संबोधित करने के लिए आवश्यकता यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे किसान भी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुना जाए। तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक मानदंड और प्रक्रियाओं जैसे कि वाद विवाद हितधारकों यानी हितधारकों का मतलब कृषकों के साथ वार्ता किया जाए। ऐसा न कि सेंट्रल गवर्नमेंट वार्ता न करे और कृषि के क्षेत्र में जो भी संबंधित नीति है उन सभी पहलुओं को विस्तृत संसदीय जांच, जैसे इसमें क्या हुआ था ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा ही नहीं गया था ये तीनों बिल जो लाया गया, तो इसके कारण क्या हुआ
हुआ सवाल उठने लगा। तो सरकार को भी इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। संसदीय जांच समिति आदि पर पहले विचार करना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। अब मेरा सजेशन हो, निष्कर्ष हमारा फाइनली इंक्लूजन होगा कि निष्कर्ष क्या है। तो देखिए, कुल मिलाकर तो कहा ही जा सकता है कि कृषि के जो विद्यमान समस्याओं को लेकर भारत सरकार न सिर्फ गंभीर है बल्कि उनके निराकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। जैसे कि कृषि निर्यात नीति 2018 लाया गया है। इसके तहत सरकार ने यह प्रावधान किया है कि 2022 तक क्या किया जाए कि कृषि निर्यात जो अभी 30 अरब डॉलर है, इसको बढ़ाकर 60 अरब डॉलर कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से कृषकों को फायदा होगा। दूसरा है कि राष्ट्रीय कृषि बांस मिशन, इसके तहत क्या है कि बांस के जो डिफिनीशन है उसमें चेंजिंग किया गया है। नॉन फॉरेस्ट कवर एरिया में क्या कर दिया गया है कि बांस को एज ए ग्रास माना गया है ताकि किसान अपनी उपज करके उसको बेच सके, काट सके, और फॉरेस्ट कवर एरिया में उसको ट्री डेजिनेट किया गया है। चूँकि ट्री डेजिनेट होने के कारण क्या था कि किसान अपनी फसल को नहीं बेच सकते थे, यानी बांस को नहीं काट सकते थे। अब सरकार ने आधारभूत संरचना पर भी जोर दे रही है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।